नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली धमाके के बाद केंद्रीय एजेंसियां यूपी एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच अलग अलग दिशा में जांच कर रही हैं। अब पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने अलग से एसआईटी का गठन कर दिया है। इसमें 2 एसीपी सहित 1 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये एसआईटी अल्फला यूनिवर्सिटी की गतिविधियों से लेकर अभी तक की पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों के निशाने पर आई फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी विदेश जाने की फिराक में था। उसने किसी ऐसे देश में जाने की प्लानिंग बनाई थी जो इंडियन पासपोर्ट को ऑन अराइवल वीज़ा प्रोवाइड करवाया करते हैं। जवाद का परिवार पहले ही खाड़ी देश में बस चुका है। जवाद के मकान को भी अवैध करार दिया गया है। अल्फला से जुड़े आतंकी डॉक्टरों के तार कहां कहां तक जुड़े हैं, एजेंसियां इसकी तलाश कर रही हैं। कई डॉक्टर और स्टाफ अब भी गायब हैं। ऐसे में क्या है अल्फला का आतंक से ये कनेक्शन? ये बड़ा सवाल है। तो अल्फला यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं उनके तार आतंक से कहां कहां तक जुड़े हैं, कब से वित्त पोषित हो रहे थे, कब से उनको प्रेशर मिला हुआ था और कब तक आगे की रणनीति बेहद डरावनी थी। हालांकि ब्लास्ट हुआ आज दिल्ली में लाल किले में मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने। उसके बाद जो शिकंजा था वो कसता नजर आया। एनआईए लगातार इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है और अब यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है और कहीं ना कहीं कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं कि अब आगे कार्रवाई किस दिशा में जाएगी। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। डॉक्टर महेश कुमार हैं, हिसार से हैं, टोटल टीवी के एसिड एडिटर हैं, और पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया हैं, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सूरी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। ऐसा होता है कि जब किसी प्रतिष्ठित शख्स या कंपनी की नेगेटिव समझी जाने वाली छवि बनकर सामने आती है तो फिर एक के बाद एक कई खुलासे होने लगते हैं। फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी की पोल पट्टी तो इतनी खुल गई कि लोग हैरान हैं। अभी तो पिक्चर चल रही है। अब समझ आ रहा है कि शिक्षा का मंदिर समझी जाने वाली ये यूनिवर्सिटी आतंक का खौफनाक अड्डा कैसे बन गई थी। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी घटना में इस यूनिवर्सिटी का बड़ा रोल रहा है। ईडी ने यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। कोर्ट में ईडी ने बताया कि आतंक का अड्डा बनी इस यूनिवर्सिटी ने मान्यता प्राप्त होने के नाम पर छात्रों, उनके अभिभावकों और अन्य लोगों से 415 करोड़ रुपए से अधिक रुपया इकट्ठा किया। ये रकम दूसरे तरह के बिजनेस में लगाई गई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी मालिक सिद्दीकी विदेश भागने की तैयारी में था। उसका परिवार खाड़ी देशों में रहता है। सिद्दीकी अगर विदेश भाग जाता तो इतने गंभीर मामले की जांच कैसे आगे बढ़ती। इसी बीच पंजाब पुलिस की भी अल्फला यूनिवर्सिटी में एंट्री हो गई है। ये मामला पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। अब ये भी जानकारी सामने आई है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने वाले 10 लोग लापता हैं। उनके मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं। यानी अभी तो जानकारियां और खुलासे होने बाकी है। आखिर 1990 में स्थापित इस यूनिवर्सिटी में ऐसा खेल होता रहा। एजेंसियों समेत सभी की आंखें फटी रह गई हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अल्फला कैसे बनी आतंक का अड्डा, व्हाइट कॉलर में कैसे आतंक पोषित होता रहा और दिल्ली को दहलाने की, न सिर्फ दिल्ली को बल्कि बड़े स्तर पर जो दहलाने की पूरे देश को साजिश में चलती रही, ताने बाने बुने जाते रहे। आखिर अब कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको 13 दिन की रिमांड पर लिया गया है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ। कहा जाता है कि शिक्षा का मंदिर होता है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है विद्यालय को, यूनिवर्सिटी को, प्रशासन उसमें कहीं ना कहीं एक अलग ही दुनिया का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्फला का इतिहास और अल्फला में जिस तरह से कनेक्शन जुड़े आतंक के, क्या कहते हैं, परिभाषा ही पलट देते हैं। देखिए सौरभ, अल-फलाह, अल्लाह से अल बनाया, अल-फलाह मतलब खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर हम ईश्वर गए, भगवान गए, गॉड गए,
वाहेगुरु कहे, जो भी कहे, अल फलाह मतलब अल्लाह के नाम पर, कुदरत के नाम पर, मतलब आप दूसरों की भलाई करने चले हो, बिल्कुल दूसरों का कल्याण करने चले हो, कल्याण जिसको कहते हो। लेकिन ये यूनिवर्सिटी इस तरह के कारनामे करेगी, लोग सुनकर हैरान है कि कोई यूनिवर्सिटी इस तरह की भी हो सकती है। दूसरी बात आपको सौरभ बताऊं, 30 साल से मैं हरियाणा में पत्रकारिता करता हूं, हरियाणा में ही पैदा हुआ और हरियाणा के बारे में अच्छी खासी जानकारी। जब कभी चर्चा होती थी हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटी है, तो मैं गिन के बताता था 22-23 तक, हालांकि इससे भी ज्यादा है। 22-23 यूनिवर्सिटी, बहुत सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जैसे मुरथल है, YMCA फरीदाबाद है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कुछ सरकारी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में भी बनी है। तो 22-23 में गिन के बताता था यूनिवर्सिटी, सालों जब से पत्रकारिता। लेकिन अल फलाह का नाम तो मेरे जहन में आज तक कभी आया नहीं, ना मैंने सुना था। अल फलाह यूनिवर्सिटी को तो हम भूल ही गए, और जब चर्चित हुई है हरियाणा में तो इसकी चर्चा पूरे देश में क्या विदेश में भी होने लगी है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहां तक आतंकवादियों को पनाह मिलती है, आतंकवादी जहां साजिशें रचते हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। मालिक जो है वो जावेद अहमद किदवई हैं, जावेद अहमद सिद्दीकी इनका सही नाम है। ये हरियाणा से बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन आज जो खुलासे हुए हैं, इनका परिवार या परिवार के लोग, भाई होता है परिवार में, बहनें होती हैं, दादी होती है, और परिवार के जो करीबी लोग वो खाड़ी देशों में रहते हैं, जो सामने आया है खाड़ी देशों में रहते हैं। और इनकी प्लानिंग थी, जिस तरीके की चीजें हो रही थी, अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूरा जनाजा निकल गया, आप समझिए। है तो यूनिवर्सिटी, ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कारनामे हैं उसके लिए शब्द उपयुक्त भी हो सकता है कि इनका एक तरह से जनाजा निकल गया कि आतंकवादियों की पनाह गाह बनी हुई थी। और जिस तरीके से डॉक्टर पेशी के लोग, जो 8 लोग थे जिनके जिक्र शुरू से था, 6 उनमें डॉक्टर थे, 6 में 3 MBBS MD। आप देखिए MD कितनी बड़ी डिग्री होती है मेडिकल में। MD करने का सपना होता है हर MBBS डॉक्टर का कि MS या MD करूं। तो 6 में से 3 MD। अगर आतंकवाद इस तरह के लोगों के दिल में या उनका माइंड वॉश कर दिया गया है, तो हम सुनकर भी कांप जाते हैं कि आतंकवाद का हश्र का क्या होगा, ये लड़ाई कहां तक जा सकती है। तो जो सिद्दीकी है, इनके मालिक है, उन्होंने खुलासा किया है NI की पूछताछ में कि 400 करोड़ से ज्यादा, 415 करोड़ से ज्यादा दौलत इकट्ठी हुई है। लोगों को सब्ज बाग दिखाए गए कि मान्यता प्राप्ति। जैसा मैं बता रहा हूं, हरियाणा में रहते हुए मैंने अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम, जब तक ये केस सामने नहीं आया, हमने नहीं सुना था। शायद गुपचुप तरीके से काम होता होगा, कहीं पेपर में ऐड नहीं आती, कहीं विज्ञापन नहीं था, अंदर खाते, शायद ज्यादा चर्चा से दूर रहना चाहते थे। तो अब ये सामने आया कि 415 करोड़ से ज्यादा की रकम उगाई गई मान्यता प्राप्त एकेडमिक यूनिवर्सिटी के नाम पर। लोगों ने पैसा जमा कराया, लोगों ने सपने देखे, बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, क्या क्या सपने देखे थे, वो सब मिट्टी में मिल गए जी। तो जो खुलासे हो रहे हैं, बड़ी हैरानी हो रही है। और अभी 4 जो आरोपी और है, 6 में से जो और पकड़े हैं, उनको आज NIA ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। 10 दिन का रिमांड उनका भी लिया है। 6 में से जो 4 आज पेश किए NIA ने, उनमें डॉक्टर मुजमिल हैं, डॉक्टर शाहीन है, जो इनकी दोस्ती थी दोनों में, और डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से पकड़े हैं, और इरफान जो मौलवी है। इन चारों को पेश किया गया है NIA ने। इनको 10 दिन का रिमांड मिला है, और जो यूनिवर्सिटी के मालिक है सिद्दीकी, उनको 13 दिन का रिमांड पे। इनसे और जब पूछताछ होगी तो मेरे को लगता है बहुत सारे खुलासे होने बाकी है। ठीक है महेश, परिभाषा की हमने बात की और हमने व्हाइट कॉलर टेरर की बात की। अब सवाल ये कि जो यूनिवर्सिटी जिस पर दारोमदार होता है, विश्वविद्यालय कहा जाता है, जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वो इस तरह के ताने बाने बुनती है, आतंक का अड्डा बनी कैसे? हालांकि बीजेपी ये कह रही कि कांग्रेस के शासनकाल में मान्यता प्राप्त हुई थी, सियासत भी हमने देखी। कांग्रेस ये कह रही कि बीजेपी का शासन था प्रदेश में, तो क्यों नहीं निगरानी रखी गई। अब आगे जो कार्रवाइयाँ हैं वो किस दिशा में होती नजर आएंगी? अपेक्षा की बात की जाए तो क्या अपेक्षा एक यूनिवर्सिटी से तो इस तरह की नहीं की जाती थी? अब कार्रवाई में और कितनी सख्त कदम शिकंजा कसता नजर आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये किस्मत की बात थी और सुरक्षा एजेंसियों की मेहनत की बात थी कि फरीदाबाद में एक रेड होती है, उसके बाद दिल्ली में एक आतंकी विस्फोटक घटना को अंजाम दिया जाता है, और उसके बाद सबकी जहन में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आता है। मेरे सहयोगी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अल फलाह का नाम पहले कभी नहीं सुना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट जो नीट की तैयारी करते हैं, वो ज़रूर अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम से वाकिफ़ थे, और
माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। माइनॉरिटी से समझा जा सकता है कि मुस्लिम समाज के लोग ही, मुस्लिम समाज से जुड़े स्टूडेंट्स ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। बहरहाल नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस नाम को जानते हैं, पहचानते हैं। एक विस्फोटक पकड़ने की जो घटना है, कोशिश है फरीदाबाद में की गई, विस्फोटक घटना को अंजाम दिया गया राजधानी दिल्ली में, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इसकी मान्यता भी गलत थी, फिर ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन भी गलत थी, फिर उसके बाद ईडी की भी एंट्री होती है, उसके बाद आईटी की एंट्री होती है, फिर ये कहा जा रहा है कि जो पैसा इस्तेमाल किया गया वो आतंकवाद से जुड़ा पैसा था। लेकिन यहाँ फेल्योर सबका है। अगर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता देने वाले, अगर इस यूनिवर्सिटी को जमीन देने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का अगर इसमें दोष है, तो उतना ही दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। पिछले 11 साल से हरियाणा प्रदेश में सरकार चला रहे हैं एक इस तरह का संस्थान जो कि आतंकी घटनाओं में इन्वॉल्व था। क्या उसके फंडिंग के सोर्सेज को जानने की जरूरत नहीं थी? आपको मैं ये जाहिर करना चाहता हूं कि अगर किसी को भी इस देश में न्यूज़ चैनल अगर खोलना है तो उसके बाद ये जाहिर करना पड़ता है कि आप जो फंडिंग लेकर आएंगे वो आतंकी सोर्स से तो नहीं आ रही। आपको एक एक पैसे की जानकारी भारत सरकार को देनी पड़ेगी कि ये पैसा आप कहां से इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां से इस आय का स्रोत है। उसके साथ ही ये जानकारी भी देनी पड़ती है कि एडिटोरियल हेड कौन होगा, एडिटोरियल जो लोग होते हैं और फंडिंग करने वाले जो लोग होते हैं, बाकायदा गृह मंत्रालय उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है और गृह मंत्रालय की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस देश में कोई भी न्यूज़ चैनल का मालिक बन सकता है और कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री न्यूज़ चैनल चला सकती है। तो इसी तरह के प्रावधान यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर भी जाहिर है रखे गए होंगे। ये जानने की कोशिश जरूर की जाती है कि फाइनेंशियल जो यहाँ एसेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल यहाँ पर फंडिंग इस्तेमाल की जाएगी, उसका सोर्स क्या है। अगर ये जानने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने नहीं की तो ये जानने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी नहीं की। और नेशनल मेडिकल काउंसिल हर साल विजिट करती है, बल्कि साल में 2 बार विजिट करती है। और अगर इन किसी भी मेडिकल कॉलेज से अगर कोई एक स्टूडेंट नेशनल मेडिकल काउंसिल को ईमेल डाल दे और उसमें यह लिख दे कि उसके साथ जो है रैगिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बड़ी मुश्किल हालात में आ जाती है। नेशनल मेडिकल काउंसिल को अगर कोई एनोनिमस एक मेल भी अगर स्टूडेंट की तरफ से भेज दी जाए तो पूरी इन्वेस्टिगेशन खोल दी जाती है। फिर ये कैसे है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, आतंकी घटना के बाद ये कहा जा रहा है कि इनका सर्टिफिकेशन गलत था, फिर ये कहा जा रहा है कि इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो आतंकवाद से थी। देखिए फेलियर सबका है। अगर ये फेलियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो ये फेलियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का है, ये फेलियर सीआईडी का है, ये फेलियर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का है। मुझे लगता है कि हर कोई इस मोर्चे पर विफल साबित हुआ है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग 11 साल सत्ता चलाने के बाद ये कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सब कुछ गलत किया या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सब कुछ गलत किया, तो मुझे लगता है कि वो बात भी बेमानी साबित हो रही है। इस तरह की चीजें अगर आगे बढ़ रही थी तो सीआईडी के लोग कहां थे? मैं आसानी से बात कह सकता हूं कि अगर हिसार की बात की जाए या प्रदेश के किसी भी दूसरे जिले की बात की जाए तो एक एक चप्पे पर नजर सीआईडी के लोग बनाए रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है, क्या बनाया जाएगा, किस तरह के यहाँ पर गतिविधियां चलाई जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सब कुछ होता रहा और किसी को कानो कान खबर ही नहीं लगी। अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी आप देखिएगा तमाम जो दूसरी एसोसिएशन थी, बाकायदा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की एसोसिएशन थी, उन्होंने भी डिसोन कर दिया, उन्होंने भी तुरंत इस यूनिवर्सिटी से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल ये कह रही है कि यहाँ सर्टिफिकेशन गलत थे, यूजीसी ये कह रही है कि यहाँ पर गलत रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने मान्यता ले ली। इससे पहले ये तमाम एजेंसीज कहाँ थी जब तक इस घटना का खुलासा नहीं हो ठहराया जा सकता। और गनीमत ये रही कि जो देश दहलाने की तैयारी यहां पर की जा रही थी वो समय रहते पता लग गई और समय रहते इस पर रोका जा सका। सबसे बड़ी चिंता की जो बात है वो ये कि अब तक हमने देखा कि बेहद गरीब, बेहद अनपढ़ किस्म के जो परिवार थे उनका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जाता था। लेकिन अगर एक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर अगर आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाए तो फिर ये समझा जा सकता है कि पूरी खेप तैयार की जा रही थी। और अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज
ने यहाँ पर भी इस मोर्चे पर भी जांच शुरू कर दी है कि जो लोग चाइना से पढ़कर एमबीबीएस कर भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं या पाकिस्तान से एमबीबीएस का जो डिग्री हासिल कर भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह के तमाम ऐसे देश जो कि भारत के दुश्मन देश या फिर मुस्लिम देशों की श्रेणी में आते हैं, कजाकिस्तान से करने वाले स्टूडेंट्स की भी इन्वेस्टिगेशन खोल दी गई है और तमाम प्राइवेट अस्पतालों को चाहिए गहनता से पता लगना चाहिए कि डिग्री वाले अगर स्टूडेंट्स आपके यहाँ कोई भी काम कर रहा है बतौर डॉक्टर तो उसकी जानकारी केंद्र की एजेंसी को दें, लोकल पुलिस को दें, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो पुलिस के लोग ये तो मानकर चल रहे हैं कि इस तरह की टेरर जो फंडिंग हो रही थी या टेरर की जो कल्टीवेशन हो रही थी, यानी नए दिमाग में आतंकवाद को परोसने की, उसमें डालने की जो कोशिश थी, वो सबसे खतरनाक पहलू इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अब देखने को मिल रहा है। जांच एजेंसियां उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं कि क्या कहीं ऐसे स्टूडेंट्स तो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर रहे जो कि आतंकवाद की इस जहरीली विचारधारा से संक्रमित हो चुके हैं। तो फिलहाल जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, एक पूरा माइंडसेट समझने की कोशिश इस वक्त भारत सरकार कर रही है, फिर चाहे वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हों जो कि इन देशों से एमबीबीएस डिग्री कर भारत में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी बनाए जा चुके हों। हर ऐसे डिग्री धारक की जांच अब शुरू कर दी गई है जो कि विदेशों से और खासकर मुस्लिम देशों से और भारत के दुश्मन देशों की श्रेणी में जिन्हें माना जाता है, ऐसे तमाम देशों से एमबीबीएस की डिग्री कर भारत में दाखिल हुए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जांच होनी भी चाहिए, पता लगना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की बड़ी घटनाओं को रोका जा सके समय रहते। विनीत जी, अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? हालांकि इस यूनिवर्सिटी के 10 छात्र और शिक्षक अभी भी लापता हैं। तार कोई बड़े स्तर पर जुड़े होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, ऐसी अपेक्षा हम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा ट्रैप बनाया गया, नेक्सस बनाया गया, तो कहीं ना कहीं बड़ी योजना थी। देखिए, अब जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का मामला जो आया है, जब विस्फोटक पकड़े गए थे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब छापा मारा था हरियाणा पुलिस के सहयोग से, तब यूनिवर्सिटी ने इस बात को अपने आप को अलग किया था कि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ही संबंध है, इससे आगे की उनकी गतिविधियों से यूनिवर्सिटी का कोई संबंध नहीं है जी। लेकिन जिस तरह से यूनिवर्सिटी की जांच आगे बढ़ी, यूनिवर्सिटी की खगाला गया, यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड देखा गया, तो कई मामले उजागर हुए हैं। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि ये सुरक्षा एजेंसियों की, गुप्तचर एजेंसियों की विफलता है। इसको हरियाणा के जो पुलिस महानिदेशक है ओपी सिंह ने भी माना कि सुरक्षा में चूक हुई है। भाई इतने समय तक जो है ये गतिविधियां जारी रही और ना तो हरियाणा पुलिस को भनक लगी, ना दिल्ली पुलिस को भनक लगी। बड़ी बात। और अगर जम्मू कश्मीर के पुलिस में अगर पोस्टर कांड के अभियुक्त नहीं पकड़े जाते तो ये तो मामला उजागर होने वाला ही नहीं था। तो ये जो घटना हुई है, निश्चित रूप से हमारे पुलिस तंत्र की, खुफिया तंत्र की विफलता तो है ही है। और उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी में इस तरह की गतिविधियां हो रही थी। भाई यूनिवर्सिटी इतने समय से चल रही है और उसकी गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं ले पा रहा। तो अब जो है, देखिए, अब जांच सही दिशा में बढ़ रही है। अब जो है पुलिस का और ईडी जो है अपने स्तर पर अलग अलग ढंग से जांच कर रही है और जो वास्तविक अपराधी है वो पकड़े जाएंगे। लेकिन जो ये व्हाइट कॉलर जो ये आतंकवादी हैं, ये देश की सुरक्षा के खतरा है। इसलिए खतरा है ये सामान्य से भी ज्यादा। कारण ये है कि इन पर की गतिविधियों पर कोई संदेह नहीं करता। समाज में ये सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है और उसके विपरीत ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और दूसरे लोगों का भी ब्रेन वॉश करते हैं। अपने समाज के अंदर बैठकर जो है दूसरे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और ऐसे आत्मघाती दस्ते तैयार करते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के अंदर अब चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अब अपने ढंग से इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि दिल्ली के अंदर भी जब ये ट्रस्ट बना हुआ था, जब दिल्ली में इसकी गतिविधियां चल रही थी, जो लोग मृत हैं, जो लोग वास्तव में जिंदा थे, उनको मृत दिखाकर उनकी जमीन हड़प ली। अदालत में भी मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब ये दर्शाता है कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो कितनी निष्क्रिय रहती हैं। अब इसके बाद अब जो है जांच का क्या रुख होगा, लेकिन अब तो पूरा समाज जो है, एक मुस्लिम समाज जो है संदेह की दृष्टि से देखे जाने लगा है। जो देशभक्त मुस्लिम भी हैं, लोग उन पर भी संदेह करने लगे हैं, जो हालांकि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब उनका संदेह का कारण बन जाता है। जो व्हाइट कॉलर जो है लोग हैं, ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, जिनसे समाज एक अपेक्षा रखता है, वो समाज के लिए एक आदर्श होते हैं। तो ऐसे में हर पूरा वर्ग जो है वो संदेह की श्रेणी में आ जाता है, उनकी
गतिविधियां चाहे किसी भी दृष्टि से हो, उनका कोई भी तर्क हो, लेकिन समाज में उन्हें दूसरे रूप से देखा जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी एक तरह से खतरा है। लेकिन अब क्योंकि संदेह के कारण है, अब संदेह के इन कारणों को जो समाज में विषमता फैली है उसको कैसे दूर किया जाएगा, इसके घाव काफी गंभीर हैं। और इन गतिविधियों में के बाद जो कुछ तो निर्दोष छात्र हैं तो निश्चित रूप से उनका भी उत्पीड़न होगा, ये गतिविधियों में ऐसा होता ही है। लेकिन जो वास्तविक अपराधी हैं वो बचने नहीं चाहिए, वो कानून की गिरफ्त में अवश्य आना चाहिए। लेकिन जांच लंबी है, देखिए पुलिस की जांच एजेंसियां और दूसरी एजेंसियों ने पूरे मामले की तह तक गए हैं और उनकी जो तह तक जाने के बाद जो जानकारियां जुटाई हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, वो काफी तारीफ है। लेकिन इससे पहले पुलिस और प्रशासन और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां वो क्या कर रही थी, इस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन बाद की उनकी गतिविधियां हैं, बाद में जिस मेहनत के साथ उन्होंने बारीकी से जांच करके तह तक गए हैं और अभियुक्तों को पकड़ा है, उससे निश्चित रूप से जो है समाज में उनकी छवि बनी है। तो इसके बाद अब जो ऐसी गतिविधियां हैं समाज के अंदर, चाहे वो धार्मिक स्थान भी हैं जहां वहां से गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उनकी तह तक जाना चाहिए। और इसमें राजनीतिक भेदभाव के बिना जो ये राष्ट्रीय हित है उसको सर्वोपरि देखते हुए जांच एजेंसियों को अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, अब ऐसे में सवाल यह है कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में रही और उसका जो जांच प्रक्रिया थी, क्या ये माना जाए कि माइंडसेट ये था कि छोटा क्षेत्र है और उस एरिया को कवर अप किया जाएगा, आसानी से नज़र नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने प्रचलन में भी नहीं है, जैसे देवेंद्र महेश ने भी जिक्र किया, वो माइंडसेट कहीं ना कहीं रहा होगा, या फिर जांच एजेंसियों का या फिर सुरक्षा एजेंसियों का इस ओर ध्यान भी नहीं गया कि भाई MBBS और MD जो डॉक्टर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह की गतिविधि में लिप्त हो सकते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सिटी थी वो तो आर्थिक अनियमितताओं में लिप्त थी जी। उस पर यूनिवर्सिटी में जो ये आतंकवाद की नर्सरी बनी है तो उसके लिए लोग दोषी हैं, लोगों को आकर वहां पर पनाह मिली। यूनिवर्सिटी का ये फर्ज था कि जो नियुक्तियां हो रही थी, जो डॉक्टर वहां पर आ रहे थे, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनको पहले से कहीं निकाला गया है नौकरी से तो किस कारण निकाला गया है, उनकी क्या गतिविधियां हैं, जो उनका आंतरिक चरित्र है वो क्या है। तो यूनिवर्सिटी में इस मामले में विफलता रही, यूनिवर्सिटी ने इसकी जांच नहीं की। अगर कोई ऐसी गतिविधियां थी तो यूनिवर्सिटी को सूचित करना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी में आर्थिक अनियमितता थी, आर्थिक अनियमितताओं के सारे ही यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही थी और उसके साथ साथ ये आतंकवाद की नर्सरी भी बन गई। तो इसके लिए जो यूनिवर्सिटी के संचालक हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तो इसके अलावा जो छात्र पढ़ रहे थे उनका भी ब्रेन वॉश किया गया। तो मतलब सरकार का भी दायित्व था कि समय समय पर जाकर यूनिवर्सिटी की गतिविधियों पर नियंत्रण करती, उनका संचालन कौन कौन लोग कर रहे हैं उन पर पैनी नजर रखनी चाहिए थी। देवेंद्र और महेश, समय थोड़ा कम है, शॉर्ट में आप दोनों से कंक्लूड करना चाहूंगा, शॉर्ट में जवाब दें। अब अपेक्षा क्या है जांच से और क्या कुछ बड़े खुलासे की उम्मीद है? देवेंद्र पहले। देखिए सौरभ, कई सवाल खड़े हुए हैं। जो फतेहपुर तग्गा गांव है और जो धोज गांव फरीदाबाद का, जिस गांव पर ये बनी हुई है यूनिवर्सिटी, वहां के लोग अब खड़े हो गए हैं कि इन्होंने हमारे को पूरे देश में बदनाम कर दिया, वो विरोध कर रहे हैं, पता नहीं यूनिवर्सिटी चलने देंगे नहीं। दूसरी बात, जो लोग मेडिकल का कोर्स करें, हालांकि मेडिकल कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन एकेडमिक कोर्सेज भी चलते हैं, उनका भविष्य क्या होगा? हमने देखा यूक्रेन रशिया की लड़ाई में यूक्रेन से जो मेडिकल पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, बहुत महंगी पढ़ाई है, भारत सरकार उनको जहाज में ले आई, उनको और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला, कितनी महंगी पढ़ाई है। जो निर्दोष है, जो सपने देख रहे हैं, जिनके माता पिता, उन स्टूडेंट्स का क्या हुआ? तीसरी बात, बहुत बड़ा फेलियर, CID की बात करते हो आप, कहते हो आधुनिक हरियाणा पुलिस है और सेंटर की एजेंसी भी होती है, जैसे IB की है, रो है, सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन की होती है, खुफिया एजेंसी, सब एजेंसियां, डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता इतना बड़ा फरीदाबाद वहां कमिश्नर प्रणाली लागू है, महानगर है फरीदाबाद, इतना कुछ होता रहा है। कोई जांच रिन्यूअल होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो परमिशन होती है अलग अलग डिपार्टमेंट की रिन्यूअल हर 3 साल में होती है। जो लोग आते जाते हैं, हैरानी की बात है कि कोई पकड़ नहीं पाया। बिल्कुल बड़ी लापरवाही है और बड़ा फेल्यूर है। महेश, अब आगे क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है संक्षेप में? देखिए, मुझे लगता है कि उन स्टूडेंट्स के भविष्य को सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है और खासकर नीट स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहूँगा जो MBBS और MD यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। दरअसल ऑनलाइन काउंसलिंग की जाती है जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से की जाती है। किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन में अगर कमी थी, अगर किसी भी तरह की आतंकी घटना में यूनिवर्सिटी शामिल थी तो इसकी जाँच करने की जिम्मेदारी नेशनल मेडिकल काउंसिल की थी। जिन लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन लिए उन लोगों की कोई इस मामले में गलती नहीं है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर तुरंत प्रभाव से नियुक्त किए
किए जाने की जरूरत है। सरकार इस यूनिवर्सिटी को अपने अधिग्रहण में ले ले, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर बैठाए, तमाम जो कर्मचारी पहले से मौजूद हैं उनके कामकाज पर नजर रखी जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं उन्हें सुचारू रूप से पढ़ाने का काम किया जाए, उनके भविष्य को तो बर्बाद नहीं किया जा सकता। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, मुझे लगता है कि अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में आगे बढ़ रही है और एक तरीके का डीएनए एनालिसिस हर चीज का अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से, सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि ये जांच लिया जाए कि क्या टेरर फंडिंग का इस्तेमाल इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया। ये अगर है तो बेहद खतरनाक स्थिति है, बिल्कुल खतरनाक स्थिति है। और जांच आगे निकलकर सामने आए, ये बेहद उम्मीद की जा सकती है और निष्पक्ष हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।